हेलो दोस्तों, आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी हमारे वीडियो के अंदर जो भी कमी रहती है उसको कमेंट करके हमको बताएं। और साथ में साथ जो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो लगभग हमने सॉल्व की है। अब वीडियो की जो क्वालिटी आती है उसमें बहुत ज़्यादा साफ अच्छी समझ भी आती है उस वीडियो के अंदर। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के टॉपिक। मैंने आपको बोला था मैं साथ में साथ राजस्थान और इंडियन और रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2 दिन तो पढ़ाऊँगा रीजनिंग, 2 दिन पढ़ाऊँगा राजस्थान जीके और 2 दिन पढ़ाऊँगा मैथ। इसलिए मैं आज राजस्थान जीके का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें आज अपने राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक लेकर चलेंगे, जिसमें पहला आता है चौहान वंश। चौहान वंश को मैं कराऊंगा, जिसमें चौहानों के अंदर भी जालोर के आते हैं, रणथंभौर के आते हैं, नाडोल के चौहान आते हैं, सिरोही के चौहान आते हैं, अलग अलग आते हैं, लेकिन आज अपने जालोर के चौहान करेंगे। तो पहली बात बता दें आपको, अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, इसके अंदर भी राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें भी चौहान वंश करेंगे आज। चौहान वंश में भी जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान और अलग अलग चौहान आते हैं। उसमें अपने पहला लेके चल रहे हैं जालोर के चौहान। देखो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि जालोर का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्राचीन नाम वो था जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। जबालीपुर क्यों था, इसके पीछे भी एक रीजन है कि यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था जाबाली। जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इस जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर अपने ऋषि मुनि वाले तप करता था, तो इसलिए इसका नाम कर दिया गया जाबालीपुर। लेकिन उसके बाद फिर इसका नाम चेंज किया, जालोर किया। क्यों किया जालोर? जालोर कर दिया। जालोर नया नाम है। नया नाम क्यों किया? क्योंकि यहाँ जाड़ वृक्ष बहुत मिलते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं। कहने का मतलब जालोर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जाड़ वृक्ष अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जालोर बोला जाने लगा। यहाँ एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम जालोर दुर्ग ही है। जिसके उपनाम है 3। पहला है सुवर्ण दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग। दूसरा है सोनगिरी। तीसरा है कांचनगिरी। इस जालोर दुर्ग के 3 उपनाम है। तीनों उपनामों के अकॉर्डिंग दूसरा नाम पड़ता है सोनगिरी। इसलिए यहाँ के सभी चौहानों को सोन नगरा चौहान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जालोर के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी। सोनगिरी होने का कारण इस चौहानों को सोनागरा चौहान भी बोला जाता है। इसके बाद इसके संस्थापक की अपने बात करेंगे कि चौहान वंश ये था। सिंपल मतलब
इंट्रोडक्शन की कि जालोर के बारे में बताया मैंने। उसके बाद अब आते हैं जालोर के चौहान की स्थापना किसने की, वंश कौन कौन चले, और किस किस का ज्यादा प्रतापी कौन हुए, किसने किसके साथ युद्ध किया, ये बात करेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जालोर चौहानों का संस्थापक कौन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये। संस्थापक की बात करें तो संस्थापना हुई थी 1181 ईस्वी में। किसने की? कीर्तिपाल चौहान ने। जालोर चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। स्थापना कब हुई? 1181 में। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कौन था कीर्तिपाल चौहान, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो एक नाडोल, मैंने आपको बताया पहले, अभी इसके चौहानों के बारे में अपने बात करेंगे। नाडोल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल्हण। इस अल्हण का जो पुत्र हुआ वो था कीर्तिपाल। दोबारा देख लो, नाडोल का एक शासक था, शासक ही नहीं अंतिम शासक था, और उनका जो पुत्र हुआ वो कीर्तिपाल चौहान था। और कीर्तिपाल चौहान यहाँ आके इसने क्यों स्थापना की उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेवाड़ का एक राजा हुआ जिनका नाम था सामत सिंह। पहले इसने स्थापना नहीं की थी, उससे पहले की बात कर रहा हूं। अलन का पुत्र था। इसने सोचा कि मैं जाके इससे लड़ाई करता हूं और मेवाड़ का खुद बन जाता हूं राजा। तो इस कीर्तिपाल ने आकर यहाँ युद्ध किया जिसमें दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उसके अंदर ये हार गया, ये जीत गया। कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर आ गया, शासक बन गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही बन पाया। इसका रीजन ये है कि मेवाड़ के लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते थे, जिसमें उन्होंने सोचा कि बाहर वाला बंदा आके अपने यहाँ पर आके शासन करे, ये बात अच्छी थोड़ी है। क्योंकि अपने सोचते हैं कि अपने अगर देश में बाहर का कोई आके विदेश का बंदा प्रधानमंत्री बने तो अपने देश के ये बात सहन नहीं कर सकते, देश के नागरिक सहन नहीं कर सकते। इसलिए वहां के लोग वो सहन नहीं कर पाए। उनमें एक प्रतापी शासक और हुआ जिसका नाम है कुमार सिंह। उसने क्या किया कि इस कीर्तिपाल से युद्ध किया वापिस, जिसमें फिर युद्ध हुआ। इसमें इसकी हार हुई, इसकी जीत हुई, और इसको मेवाड़ से निकाल दिया और तू जा जहां जाना है। फिर कीर्तिपाल वहां से निकला और भाग कर आया जालोर आके उसने क्या किया, जालोर चौहानों की स्थापना की। स्थापना करके वो वहां शासक बना और शासन करने लगा। ये था स्थापना के बारे में विवरण। उसके बाद आगे अपने और इसके बारे में पढ़ेंगे। अपनों ने जालोर चौहान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके संस्थापक कौन रहा उसके बारे में बताया। 1181 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद एक बात बोली गई, थर्ड ग्रेड के अंदर पूछी गई है पिछली परीक्षाओं के अंदर। उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो कीर्तिपाल के बारे में है कि तू एक महान राजा, ये उपाधि कीर्तिपाल को किसने दी, ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड ग्रेड के अंदर। उसके अंदर पूछा गया है कि तू एक महान राजा उपाधि किस बंदे ने कीर्तिपाल को दी। उसमें अपने को बताना होगा। उसमें आंसर आएगा मूणौत नैणसी। बहुत ज्यादा राजस्थान के अंदर इसका योगदान है।
मूणोत नैन्सी। इसने कीर्तिपाल को उपाधि दी। मूणोत नैन्सी ने कीर्तु एक महान राजा कीर्तिपाल को एक उपाधि दी, जो 3rd ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल बोला जाता है। ये सिर्फ नैन्सी के बारे में बता रहा हूं मैं। इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि क्यों कहा जाता है। हर एक बार अपने को क्यों का क्वेश्चन पता होना चाहिए। मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर के टाइम भी एक अबुल फजल हुआ, उसी के कारण इसको एक उपाधि दी गई है। अकबर का एक 9 रत्नों में एक बंदा था जिसका नाम था अबुल फजल। इसका क्या काम था कि उस टाइम के जो भी शासक होते थे, अकबर के टाइम जो भी शासक होते थे, उनका लेखा जोखा रखना, उनके बारे में इसको जानकारी पता होती थी। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी एक ऐसा बंदा हुआ जो राजस्थान के जो भी शासक हो उनका लेखा जोखा रखता था, इसलिए इस बंदे को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इसको राजस्थान का अबुल फजल किसने बोला? राजस्थान का अबुल फजल किस बंदे ने बोला? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, मुंशी देवी प्रसाद। अपनों ने पढ़ लिया कि अभी मूणोत नैन्सी को अबुल फजल बोला, उसमें उसने किसने बोला? मुंशी प्रसाद ने बोला। उसके बाद मूणोत नैन्सी के 2 ग्रंथ आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके 2 ग्रंथ है, एक तो है मारवाड़ परगना विगत, ऐसा कुछ करके नाम है। एक है नैनसिरी ख्यात। ये 2 इसके हैं ग्रंथ जो पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। मूणोत नैन्सी के 2 ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है दोनों। कभी कभी इनका लेखक ही पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ प्रगनारी विगत जो ग्रंथ है वो किसने मतलब रचना की उसका सीधा सीधा आंसर आता है मूणोत नैन्सी। उसके बाद बात करते हैं अगले 2 आते हैं। एक आता है समर सिंह। इस कीर्तिपाल के बाद कौन आता है? कीर्तिपाल के बाद हो जाता है आगे स्टार्ट। कीर्तिपाल के बाद आता है समर सिंह। उसके बाद आता है उदय सिंह। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बताना। कोशिश में यही रहेगी मेरी कि मैं सही बताऊं। उसके बाद आता है चाचिक देव। उसके बाद आता है सामंत सिंह। इनका कर्म है, कर्म कभी पूछा नहीं जाता, मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इस बंदे ने समरपुर नगर है कुछ, उसकी स्थापना की थी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। उदय सिंह के टाइम इल्तुतमिश नाम सुना होगा आपने। इल्तुतमिश की जो संधि हुई थी वो हुई थी। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है शायद। आगे इसकी और डिस्कस अच्छे से करेंगे अपने। उसके बाद चाची के देव के बाद सामंत सिंह का एक पुत्र हुआ जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे कानड़ देव।
इम्पोर्टेंट शासक है चौहानों का, जालोर चौहानों का, जो सबसे ज्यादा प्रतापी हुआ है, प्रतापी शासक। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतापी शासक का नाम बताओ। जालोर शासकों के अंदर जो ये सब हुए हैं, इन सब में प्रतापी शासक का नाम बताइए, तो उसमें आता है कानड़ देव चौहान, जो ये होगा। इसके बाद कानड़ देव आए, सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कानड़ देव। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये। इसका जो कार्यकाल रहा वो 1305 से 1311 ये रहा। उसके बाद इसकी जो बात करते हैं अपने, सामंत सिंह का पुत्र था, छोटी अवस्था में इसको जालोर के शासन प्रभार की जिम्मेदारी दी गई। शासन प्रभार शासन प्रभाव की जिम्मेदारी दे दी। किसने? यहाँ हुआ सामंत सिंह। जालोर, इसके पापा ने अपने बेटे को शासन प्रभार की जिम्मेदारी 1296 के अंदर दे दी। मतलब ये शासक नहीं बना, लेकिन इसके पिता उस टाइम शासक थे, तब उन्होंने अपने बेटे को 1296 में शासन प्रभार की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन जो इसका शासन खुद ये अपने मतलब जालोर का शासक कब बना? 1305 में। लेकिन इसको पहले ही शासन प्रभार की जिम्मेदारी इसके पापा ने दे दी, सामंत सिंह ने। ये बात याद रखना। उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहा, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए इस टाइम चौहान के वंशों में मतलब दिल्ली सल्तनत के भी कुछ हुए। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गुलाम वंश, ये भी मतलब अपने राजस्थान में आके युद्ध करते हैं। जैसे अजमेर में भी युद्ध करेंगे, अलग अलग जगहों पर युद्ध करते हैं। तो कानड़ देव ने भी इनके साथ कुछ युद्ध किए थे, उसके बारे में अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आता है, पहले इसका कार्यकाल पता होना चाहिए, 1296 से 1526। कोई बाय मिस्टेक रह सकती है यहाँ। उसके बाद पहला होता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत है उसकी जो स्थापना हुई थी, जो कहाँ से कहाँ तक चला, 1206 से 1526। 1526 तक क्यों चला? क्योंकि 1526 को अपने बाबर का नाम सुना होगा, उसका युद्ध होता है, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं। उस युद्ध के अंदर बाबर शायद एक और बंदा है जो इसके साथ लड़ता है, और उस युद्ध के अंदर 1526 में बाबर जीत जाता है और वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, इसलिए वो वहां तक चलता है। उसके बाद 1200 गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो संस्थापक हुए वो है जलालुद्दीन खिलजी, जिसको जेके बोलते हैं, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जलालुद्दीन खिलजी। और इनका पुत्र होता है एके का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसमें जेके हुए, जेके के बाद एके हुआ, एके का नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। उस टाइम कानड़ देव चौहान होता है। इसके बारे में नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के मालवा पर आक्रमण करता है, फिर उसमें कानड़ देव कैसे उनका मतलब बात पूरी नहीं होने देता है, वहां से जो मूर्ति लाते हैं उसको ले जाने नहीं देता है। उसके बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहला काम आपका है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जब भी मतलब इसके बारे में जो टाइम टेबल होएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे कौन सी क्लास रहने वाली है।
वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, या धर्मपाल जी सर आपको अगली नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।